हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र की किताब से कर रहे थे और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इस टॉपिक से हर बार किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ये बिल्कुल सही है। इसी को हम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण मानते हैं। दोस्तों, बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा किया गया और उसका उद्देश्य केवल यही था कि फूट डालो और राज करो। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे पूर्वी बंगाल में, उनको जो है पूर्वी बंगाल कर दिया गया और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं के लिए जो पश्चिम बंगाल, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। 1905 में ये प्रभावी हुआ था। उस समय जो वायसराय थे हमारे कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। मतलब उस तिरंगे में कौन कौन से कलर थे? लाल, हरा और पीला। लाल, हरा और पीला ये डिजाइन किया गया था। वो कौन सा आंदोलन था? तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसा तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। देखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखते हैं हम लोग। जो डेल्टा आंध्र में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है हमारा होम रूल आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, वंदे मातरम आंदोलन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र, जो आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र था, उसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन? वंदे मातरम आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। वह स्कूल कहाँ था? तो आप कहेंगे यह जो विद्यालय था ये था हमारा बम्बई में। चलिए देख लेते हैं इसको। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय क्या हुआ? पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। पूना को हटा करके बम्बई कर दिया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत स्कूल बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस संगठन का नाम बदल करके कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी, ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय जो संघ गठन हुआ था वो 1884 में हुआ था। भाई हम लोगों ने पढ़ा इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो भारत में जो राष्ट्रगान है जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? 52 सेकंड लगते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया? इसे सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो ये है हमारा 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, कलकत्ता का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें गाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1916 का जो लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। देखिए वर्ष 1916 का जो लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार जी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। देखिए जो नरम और गरम दल हैं ये 1907 में क्या हुए थे? अलग हो गए थे। 1907 में अलग हो गए, लेकिन फिर तिलक और एनी बेसेंट के अथक प्रयासों के बाद क्या हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों दल भी एक साथ आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त क्षेत्र में संधि प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो यह कहाँ हुआ था? तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो हम लोग जानते हैं वो लखनऊ पैक्ट 1916 था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे, केवल एक बार। कहाँ? बेलगाम में। और वो कौन सा सन था? 1924 में बेलगाम में गांधी जी ने केवल एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 1924 बेलगाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? सेम क्वेश्चन है, 1924 में बने। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो स्थान था हमारा लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को हमने अपना लक्ष्य घोषित किया। चलिए, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा आप जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर में। चलिए अगला हमारा, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो ऑप्शन हमारा 1932, 1938, 1941 और 1943। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? 1938। देखिए, सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, कहाँ? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। तो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 त्रिपुरी में भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने क्या किया? इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा,
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। देख लेते हैं हम लोग इसको पूरा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। बोस की जीत पर गांधी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है, क्योंकि सीतारामैया को उन्होंने ही खड़ा किया था। गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने। देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1887 में कांग्रेस मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट पता है, इसको हम कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिक से अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। और यह आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़े थे, यह आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, जब बंगाल का विभाजन तय हुआ था। ठीक है, इसी के विरोध में हमारे देश में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। चलिए, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो देखिए 1905, 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। तो देख लेते हैं, तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय जो घोषणा थी वो 13 जुलाई 1905 को की थी। कब? 20 जुलाई 1905 को की थी। ठीक है, यद्यपि कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन यूपी SSS ने क्या किया है, यहाँ इसमें 19 जुलाई 1905 को सही माना है। तो आयोग ने क्या माना है? 19 जुलाई 1905, जबकि ये सही क्या है, निर्णय घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी, और ये क्या है कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? चलिए देख लेते हैं। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही है, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, यह मकसद नहीं था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन ने के बंगाल विभाजन पीछे एक मकसद नहीं था, अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो स्वदेशी आंदोलन हमारा हुआ था, जो उसके विरोध में आंदोलन किया गया था बंगाल विभाजन के, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 7 अगस्त को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि बहुत सारी अराजकताएं फैली, बहुत सारे आंदोलन और क्रांतियां होने लगी थी, इसलिए 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कौन सी बस्ती में एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? तो ये जो मठ था इसका नाम था फीनिक्स।
ठीक है। वर्ष 1904 में डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। चलिए, 2 क्वेश्चन हुए। पहला, गांधी जी द्वारा पहला आश्रम कौन सा स्थापित किया गया? तो फिनिक्स कहाँ? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। और नटाल की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी भाप चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो कहाँ पहुंचे थे? तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा हमारा डरबन। देखिए, 2016 में पूछा गया है वन रक्षक में। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ऑप्शन देख लेते, 1893, 1905, सबको देख लेते हैं। वैसे हमारा 1893 तो सही है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम, 1899 और 1914। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था, 1893। ठीक है। चलिए, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1890, 1891, 1892, 1893। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है 1893। महात्मा गांधी 1893 दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में 1 सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 फरवरी में की थी। आप इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है? तो यह किताब है, आपका ऑप्शन देखते हैं हम, सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी अथवा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो ये है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या बोला था? बांझ और बेश्या बोला था। ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक एक पुस्तक भी लिखी है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हम अभी पढ़ चुके हैं, हिंद स्वराज कौन लिखा है? महात्मा गांधी। और इसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या बोला है? बेश्या और बांझ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या? इंडियन ओपिनियन लिखा, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया है। कौन कौन? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो ये है ऑप्शन ए, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। ये इनके सत्याग्रह के सिद्धांत के सत्य नहीं है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में अहिंसा, परहेज तथा सत्यता निहित है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना सत्याग्रह के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक। 1917 का कहाँ का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो आप इसको कहेंगे ऑप्शन डी, चंपारण। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। एक्चुअली वहां पर क्या था? वहां पर तिनकठिया पद्धति थी, नील की खेती संबंधित था और वहां के किसान अंग्रेजी जो नील के कंट्रैक्टर थे उनसे बहुत परेशान थे।
तो इसीलिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला जी ने आमंत्रित किया, गांधी जी गए और वहां पर किसानों की समस्या को हल किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, बिहार से। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो अभी हम देखें वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व कौन किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1916 में ये दोनों मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना भी पड़ता था। इसी पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तो इससे किसान बहुत त्रस्त थे और इसी को दूर करने के लिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी वहां गए और किसानों की समस्या को हल किया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। बारदोली में किसान आंदोलन ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ है, ये घटना हुई है 1928 में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा जो शुरू की थी वो शुरू की थी हमारी ये 1946 में, जब वहाँ पर दंगे भड़क गए थे आज़ादी के पहले। उसे शांत करने के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए थे। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। पिछली बार पूछा गया है, पिछली बार पेट में ये पूछा गया है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? तो 1921 से। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो होती है वो होती है 1918 में। तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है। देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन हमारा कब होता है? बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में होता है। महात्मा गांधी नोआखली जाते हैं 1946 में। लंगोटी पहनना शुरू करते हैं 1921 में और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल जो होती है 1918 में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये अधिवेशन हुआ था हमारा कलकत्ता में। ठीक है, सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए पिछली बार ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी पेट में, और ये शुरू किया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो ये लिखा है लुई फिशर जी ने। कौन? लुई फिशर जी ने। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक युग का ही नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। ओके, महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की? जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो गांधी जी ने आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी। गांधी जी जो थे वो राम राज्य के कल्पना कर रहे थे गांव के लिए। ठीक है, और हमारा जो अनुच्छेद 40 है डीपीएसपी, वह इन्हीं गांधी जी के इसी विचार से प्रभावित है, ग्राम संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ऑप्शन हमारा शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आज़ाद और MA अंसारी। ऑप्शन हमारा पहला सही है, शौकत अली। ये भी देखिए 2016 में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ साथ कौन कौन थे? डॉक्टर किचलू थे, सत्यपाल किचलू, और शौकत अली एवं अन्य लोग थे। महात्मा गांधी, डॉक्टर किचलू और शौकत अली।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसको हम कहते थे ऑटोमन साम्राज्य। खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों का मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर जो नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति है वो खलीफा को दे दी जाए। तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अगला है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। अगला है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया हमारा 1919 में। और इसी समय हमारा देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या घटना हुई है। देखिए, खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की है, वर्तमान में तुर्की है, उसका नाम हो गया है, साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 में देखिए, और क्या, 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। चलिए, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच एकता लाने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को गांधी जी ने उठाया था। चलिए, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो हम कहेंगे असहयोग आंदोलन जो था हमारा 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। इन सभी ने न्यायालय का बहिष्कार किया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो हुई थी वो हुई थी 4 फरवरी, जो वास्तविक घटना है वो है 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। लेकिन हमारे इस विकल्प में जो दिए गए चारों विकल्प हैं उनमें से एक भी विकल्प में ये नहीं है। इस तिथि को देखिए, शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा घटना की जो वास्तविक तिथि है 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ? किसानों ने एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाहियों की जलकर मृत्यु हो गई थी। भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोरखपुर में। अगला है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो सीधी सी बात है, फरवरी में चौरी चौरा घटना हुई 4 फरवरी को, और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और उसी बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। अगला है हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना कारण, काकोरी घटना कारण, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड कारण। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, चौरी चौरा घटना कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। ओके, देखिए, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो आप कहेंगे 6 वर्ष की। 6 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया। देखते हैं हम इसको। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अति आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। ठीक, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कर के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था। ठीक, कब? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में जो है कितने सहयोगियों के साथ? 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर कितने दिनों में? 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आरंभ किया। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो हम कहेंगे साबरमती। नमक 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून सांकेतिक रूप से तोड़ दिया गया। अगला है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो ये है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौता के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के साथ शुरू हुई थी। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखिए ये 2022 पेट में पूछा गया है। ठीक, देख लेते हैं हम इसको। देखिए, दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था कि इसे केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखा जाए, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। अगला है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो सविनय अवज्ञा शुरू करने का कारण क्या था, देख लेते हैं। लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। यही ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगें पेश की और यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? देखते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 2 और 3। वहाँ पे रुपया डॉलर कोई मतलब ही नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को क्या करना, रिहा कर देना। ये 11 सूत्री में शामिल था। अगला क्वेश्चन हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपए की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगें शामिल थी। सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ऑप्शन हमारा मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वही क्वेश्चन फिर आ गया, तो हम कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया। 2015 में पूछा गया, फिर देखिए इधर 2023 में पूछा गया, इधर देखिए फिर 2016 में पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये था परिणाम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। चलिए देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। और इस कम्युनल अवार्ड में क्या किया? अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। समझ रहे हैं? दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये जो हमारा कम्युनल अवार्ड है, इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन हो गया, जिसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? उस समय ये यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने इसी के विरोध में अपना कर दिया, अनशन शुरू कर दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो है पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, और उसमें कहा गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। ओके, अब देखिए उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत गठन किया था? अभिनव भारत का गठन कौन किया था? तो आप कहेंगे बीडी सावरकर जी ने। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज गठन किया। बीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत समाज बना। चलिए अगला है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता था मित्र मेला। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष जो है अलग 1900 भी दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 1904 में ईस्वी में मित्र मेला अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गया। तो वास्तव जो है वो 1899 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कौन करता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। मित्र मेला, अभी हम लोग पढ़े बीडी सावरकर। होम रूल लीग, एनी बेसेंट। तो इसमें जो है हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो इसको किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। देखिए वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणामस्वरूप मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मौत हो गई। खुदीराम बोस को बाद में फांसी दी गई और ये सबसे कम उम्र के में फांसी पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे कम उम्र में और पहली बार फांसी इनको ही दी गई थी, खुदीराम बोस को। चलिए, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? तो ये वर्ष था 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों कौन कौन? भगत सिंह,
तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई और हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। चलिए अगला, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की जो घटना थी उसका नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो उसका जो नेतृत्व था वो किया था गणेश घोष ने। चटगांव, जिसे चिटग्राम कहा जाता था, विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 ईस्वी में सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे, के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में है पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागारों को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें कौन कौन थे, गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गणेश घोष सही है। 6 लोगों का ग्रुप था, इन्होंने डंपारा में जो शस्त्रागार था उस पर कब्जा कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट थे जिनकी हत्या के प्रयास में के लिए फांसी दी गई थी? तो ये थे किंग्सफोर्ड। इनके ऊपर, इनकी गाड़ी के ऊपर इन्होंने बम फेंका था, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में बैठे थे। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही खुदीराम बोस जी रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का जो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए क्या कर लिया, आत्महत्या तुरंत कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। चलिए, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो वो थे किंग्सफोर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे बाद में नाम दिया गया, अभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इसके तहत लखनऊ के निकट एक काकोरी नामक स्थान है, वहाँ पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये शामिल था। ठीक, चलिए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन नेता लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में हुई थी। लाला हरदयाल इसके मनीषी और पथ प्रदर्शक थे, संस्थापक थे। जो थे संस्थापक इसके जो थे वो कौन थे? सोहन सिंह, मतलब इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह थे और इसके जो प्रदर्शक थे, जो गाइड करने वाले थे, वो लाला हरदयाल थे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटामारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। चलिए, गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। कौन कौन सी? पहली घटना थी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा कामागाटामारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो गदर आंदोलन को प्रारंभ होने का कारण थी। ठीक, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो हम पढ़ चुके हैं, सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना 1913 में
की गई थी। क्यों? उद्देश्य क्या था? पराधीन भारत को अंग्रेज स्वतंत्र कराना है। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र जो हुआ था वो गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, देखिए 2023 वाले पेपर में पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं हम इसको, क्या है ये। गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई। मंडी एवं सुकेत के अधीक्षक एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हम। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के भी संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की और यह स्थापना कहाँ की थी? इन्होंने लंदन में की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावित थे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये शहर हमारा था इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस में पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम जाना जाता है, के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल थे, सूर्यसेन ये भी थे, भगत सिंह ये भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो ये क्या थे? ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य खिलाफ संघर्ष चल रहा था उसमें जो नरमपंथी नेता थे उनमें गोपाल कृष्ण गोखले एक थे और समाज सुधारक थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक, चलिए देखते हैं हम इसको। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिससे इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और इंकलाब जिंदाबाद की जो रचना थी वो हसरत मोहानी जी ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी और इसको लोकप्रिय बनाया था हमारे भगत सिंह जी ने। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो अभी हमने किसने दिया था? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। यहाँ पे भगत सिंह नहीं है तो हम क्या ऑप्शन मार देंगे? हसरत मोहानी। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप जी थे। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। चलिए अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो काकोरी षड्यंत्र मामला इनके ऊपर चला। सूर्यसेन जो हैं ये चटगांव शस्त्रागार छापा संबंधित हैं। अरबिंदो घोष जो हैं ये जो हैं अरबिंदो घोष जी अलीपुर बम धमाका मामला जो बम मामला है, और भगत सिंह की संबंधित है लाहौर षड्यंत्र मामला से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हम लोग।
राम प्रसाद बिस्मिल किस संबंधित हैं? काकोरी षड्यंत्र मामला, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा, अरविंद घोष अलीपुर बम मामला और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए कृष्ण क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मौत हो गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये थे हमारे जतिन दास जी। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में व्यवहार की मांग करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास की जेल में 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो यहाँ पे है ये 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत कंपनी ने क्या किया, जो चीन के साथ उसका व्यापार एकाधिकार था उसको उसने खो दिया। लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं चाय संबंधित कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, बेवेल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 1909 का जो परिषद अधिनियम आया है वो 1892 के सुधारों का विस्तार था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस नियम की जो मुख्य विशेषता थी वो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश के साथ जो थे हमारे 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है, मुख्य न्यायाधीश के सहित। मतलब मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय में हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन देखते हैं हम रानी की उद्घोषणा और मार्ले मिंटो सुधार। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके सिंध प्रांत का निर्माण किया गया। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसी का और दूसरा क्या नाम था? तो देखते हैं हम, दूसरा नाम था हमारा बर्मा सरकार अधिनियम 1935 और इसी के तहत बर्मा को भारत से अलग भी किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया। पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ओके, चलिए अगला है हमारा, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, इनमें से कोई नहीं,
केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन, दोनों रियासतों में द्विशासन। देखते हैं हम इसको, इसमें से तो एक भी क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। मांडफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं प्रांतों में द्विशासन, द्वैत शासन की स्थापना करना था। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो यह आंदोलन था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में, कहाँ? वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। ओके, अगला, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो नारा दिया था? तो अभी हम लोगों ने किया, यह था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसको दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति इसको हम कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, वह समिति कहाँ, कौन सा सत्र था, में चलाया गया एक आंदोलन था। तो आप कहेंगे यह जो था मुंबई, ऑप्शन बी हमारा सही है। अभी हम लोग पीछे पढ़े। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उसमें भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो यह था क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण जो था वो क्रिप्स मिशन की विफलता थी। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। निम्नलिखित में किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें लोकनायक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। चलिए, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, चलो दिल्ली किसने दिया था? तो इसको दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2022 लेखपाल मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो इनको कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। ठीक, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो इसका गठन किया था मोहन सिंह ने। कौन? मोहन सिंह ने। ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे मत टिक करिएगा, मोहन सिंह किए थे। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। ठीक, इनका जो पहली बार गठन हुआ उसको कौन किया है? कप्तान मोहन सिंह ने। और आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का 1943 में बोस के नेतृत्व में पुनर्गठन किया गया। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह है हमारा मणिपुर में। वर्ष 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया था। मोइरांग शहर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2023 के पेट में पूछा गया है। मोइरांग शहर जहां पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया, वो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये थे रास बिहारी बोस। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। देखते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहा सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो हम कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना गठन किया गया। इस सेना गठन में कैप्टन मोहन सिंह, कौन कौन? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास विविध। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? तो हम कहेंगे 1939। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। वर्ष 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन ने क्या किया? भारत को उस युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? तो ये थे हमारे चित्तू पांडे जी। प्रश्नगत विकल्पों में से चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो ये थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया, जिसे हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता जो थे वो हजरत मोहानी थे। वर्ष 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने की थी। 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो
तो कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो हम कहेंगे आगरा की सूबेदारी। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह द्वितीय को दी गई थी। इन्होंने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। अगला है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये था हमारा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने में उत्सुकता दिखाई। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो के.एम. मुंशी जी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। यह स्थापना जो है वो 1938 में की गई थी। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य था शिक्षा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हरबिलास शारदा के प्रयासों से, किसके? हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 14 वर्ष की गई थी। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पास हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारतीय तिरंगे यानी कि ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ये है हमारा गहरा नीला रंग। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:3 होता है। ठीक है, भारतीय तिरंगे की पट्टियां जो वो कैसी हैं? एक केसरिया ऊपर, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यह है हमारा ऑप्शन सोमनाथ लाहिड़ी। देखते हैं, एक कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी जी, अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर कार्य कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। यह सभा वैसा ही काम कर रही थी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अथवा मिशन अथवा योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ये हमारा था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष, और अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, उस समय ये क्या थे? अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, तथा एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे देखते हैं। भारत की एकता बनाई रखी जाए। इसमें प्रस्ताव जो था पहला, भारत की एकता बनाई रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी और संविधान सभा गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो ये था हमारा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग देश की मांग को पूरा करने हेतु मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिकी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी वो अमेरिकी क्रांति में हुई। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए देश के रूप में उदय हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूदान अथवा ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा।
भूदान अथवा ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। यह एक सर्वोदय आंदोलन पर आधारित विचारधारा थी, जिसके तहत जमींदार वर्गों से भूमिहीन वर्गों को भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया था। चलिए, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महार सत्याग्रह आरंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1927 में महार सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलितों एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महार स्थित एक कौदार तालाब था, जिसमें ऊंची जाति के लोगों ने निम्न जाति के लोगों को पानी पीने से भी मना कर दिया गया था। तो इससे संबंधित पानी के उपयोग को वहाँ अंबेडकर गए और वहाँ पानी पी करके इस प्रथा को तोड़ा। तो ये महान सत्याग्रह इसी संबंधित है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने भी क्या किया? वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो ये थे हमारे लोकमान्य की जो मानद उपाधि मिलती है वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए, जून 1897 चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई। देश भर में इसका भारी विरोध हुआ। तिलक काफी लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, इनके सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना की गई थी। चलिए, नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर एक सांविधिक निकाय बन गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में, और लेकिन क्या है कि AMU.AC.in के अनुसार 1877 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1920 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने तहजीब उल अखलाक मतलब सभ्यता, इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका भी निकाली थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये मांग की गई थी 1940 में। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? कम्युनल अवार्ड इसे हम कहते हैं। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे वो थे जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, दलितों आदि पर लागू कर दिया गया। पूना समझौता 1932 में किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया।
उनकी संख्या 71 से बढ़कर के कितनी कर दी गई, 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। चलिए, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, ये भी सही है। चलिए, बीजी बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। देखते हैं इसमें उत्तर जो है, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या कहा है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखते हैं हम लोग, दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि यह निर्णय 1912 में प्रभावी, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। तो पहला ऑप्शन हमारा 1911 वाला गलत है, केवल राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में, जबकि राजधानी कब बनती, दिल्ली 1912 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह बगान मालिकों के शिकायतों पर नहीं बल्कि किसानों की शिकायतों पर शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने अप्रैल 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। अतः इस प्रश्न के विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी सही उत्तर हैं। यूपी SSS ने इस प्रश्न को अमान्य प्रश्न स्वीकार किया है। ठीक है, मतलब 3 उत्तर इसमें सही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्थापना शुरू हुई। तो आप कहेंगे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कितनी बार, 3 बार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम पढ़ चुके, ये है हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया क्या गया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान BKRB राव द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज। रास बिहारी बोस ने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। तो आप कहेंगे पहले भारतीय नेता जो राजनीतिक सुधार आंदोलन शुरू किए वो थे हमारे राजा राम मोहन राय।
चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देख लेते हैं इनको। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय वाद दायर कर दिया उच्चतम न्यायालय में। वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया है? जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था, लेकिन जापान ने क्या किया, उसके पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में परमाणु बम गिराया, जिससे बहुत ज़्यादा धनहानि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध उसके बाद समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1965 में। देखते हैं हम लोग, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ, ताशकंद में समझौता हुआ और इसके अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र POK में स्थित है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये था एडविन लुटियंस। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस जी थे। ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। इसकी घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वास्तव में 1912 में हुआ था। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो देखिए यहाँ पर तो वैसे ऑप्शन 1911 जो है इसमें क्या हुआ था, मात्र घोषणा हुई थी। क्या हुआ था? मात्र घोषणा हुई थी, लेकिन जो राजधानी बनी है वो बनी है दिल्ली 1912 में। तो यह इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो राजस्थान से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वे राजस्थान राज्य के उदयपुर जिला के निवासी थे। उदयपुर जिला के निवासी थे। इन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। उर्दू के प्रख्यात शायर थे मोहम्मद इकबाल जी। इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए और द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। चलिए, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? तो वो थे दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। देखिए 2018 में पूछा गया है। नाथूराम गोडसे के 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे जो RSS के सदस्य थे। वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे RSS के बौद्धिक कार्यवाहक के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे और मां लक्ष्मी यानी गोदावरी थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो हम कहेंगे 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ये उदारवादी दल के थे।
जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। चलिए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक, इसी के जवाब में क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि देशबंधु किसे कहा जाता था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। दीनबंधु CF एंड्रूज को एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। ये हैं हमारे देशबंधु। कौन है? देशबंधु हैं। और जो हमारे दीनबंधु हैं CF एंड्रूज जी हैं दीनबंधु। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल गठन किया था? तो इन्होंने बनाया था 1923 में स्वराज पार्टी। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर एक राजनीतिक दल गठन किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास जो थे वो इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये था अधिकारों का बिल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को महसूस किया था तथा मांग की थी कि ब्रिटिश शासकों को लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स जिसे हम कहते हैं नामक विधेयक प्रस्तावित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो यह था गुप्त समाजों का संगठन। चलिए, अरबिंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। अरबिंदो घोष के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा गुप्त समाजों का संगठन था। अरबिंदो घोष द्वारा बनाई गई एक गुप्त संस्था लोटस एंड डैगर थी। इसमें कुछ भारतीय युवक शामिल थे जिन्होंने भारत स्वतंत्रता के लिए काम करने की प्रतिज्ञा की थी। लोटस एंड डैगर। चलिए, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में कौन से संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो ये शिमला संधि पत्र था जिसमें ये प्रस्तावित किया गया था। चलिए, किसमें विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है? तो वो था शिकागो में। 1893 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, रॉलेट एक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, मार्ले मिंटो सुधार है और एल्बर्ट बिल है। तो हम देख लेते हैं इनका क्रम क्या है। रॉलेट एक्ट जो है वो आया था 1919 में। कब आया? 1919 में। गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में और मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में और एल्बर्ट बिल पास हुआ है 1883 में। देखिए, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा कौन सा? 4। तो 4 हो गया पहले। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। 4 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा हमारा मार्ले मिंटो सुधार मतलब 3। 4 के बाद 3B, उसके बाद 2। अब देखिए 2 होना, यहाँ पे 1 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2 दे दिया। तो हमारा जो सही क्रम होगा वो होगा, देखिए आप, पहले एल्बर्ट बिल यानी 4, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार यानी 3, फिर हमारा आता है रॉलेट एक्ट यानी कि 1 और हमारा 2। ये हमारा क्रम होगा लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें ने आयोग ने क्या माना था? इस विकल्प में बी माना था लेकिन सही क्रम क्या था? 4, 3, 1, 2। अतः विकल्प उपस्थित नहीं होने के कारण इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो आप कहेंगे ये जाता है ब्रिटिश शासकों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था?
तो इनके आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी कि इनका नाम बादशाह खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो आप क्या कहेंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां। और इसको क्या और कहा जाता है खुदाई खिदमतगार को? इसको हम उस लाल कुर्ती भी कहते हैं, लाल कुर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे वहां का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सूरत के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? देखिए हुआ क्या था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। यूपी SSC ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया, मतलब इसको गलत मान लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में क्या थे? रक्षा प्रमुख थे, रक्षा मंत्री थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे, जबकि आसफ अली जो थे वो रेल मंत्री थे। अंतरिम सरकार गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अगला, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ये थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जी, और उन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 तक था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया था संसद यानी कि संविधान सभा में। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नियति से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद तत्कालीन संविधान सभा से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। किस रियासत के खिलाफ भारत को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया? ये था हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा 1948 में, कब? 1948 में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। यह अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने संबंधित था। 5 दिन तक चले इस अभियान के बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। चलिए, तो दोस्तों ये भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित प्रश्न हैं, इतने प्रश्न समाप्त होते हैं।